नमस्कार दोस्तों, जेन जी स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जून माह का साप्ताहिक करेंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस रामगढ़ महोत्सव के साथ। तो रामगढ़ महोत्सव आपको याद रखना है कि रामगढ़ महोत्सव कहाँ होता है जी। रामगढ़ महोत्सव होता है और यदि पूछे कहाँ तो याद रखना सरगुजा में होता है। कहाँ होता है? सरगुजा जिला में होता है भैया रामगढ़ महोत्सव। पूछा जाएगा कि कब हुआ इस बार 2026 में रामगढ़ महोत्सव। तो 2026 में किस तिथि को हुआ करके पूछा जाए तो याद रखना 29-30 जून को हुआ 2 दिवसीय रामगढ़ का महोत्सव। किस माह में होता है? आषाढ़ माह में होता है दोस्तों, याद रखना विशेष रूप से। कब होता है? आषाढ़ माह में होता है भैया। और आषाढ़ माह के कब? प्रथम दिवस, मतलब आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के प्रथमा को होगा रामगढ़ महोत्सव। किस तिथि को? 29 और 30 जून को होगा। किस जिला में होगा? सरगुजा जिला में होगा। आइए जान लेते हैं रामगढ़ महोत्सव के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट है। रामगढ़ महोत्सव जो है कहाँ? रामगढ़ पहाड़ी। और रामगढ़ की पहाड़ी को रामगिरी पहाड़ी बोल देते हैं। और याद रखना आप लोग, हमारे भारत के प्रसिद्ध संस्कृत की क्या हुए? विद्वान हुए कालिदास। और कालिदास ने एक रचना लिखी है जिनका नाम है मेघदूतम ग्रंथ। और इस मेघदूतम ग्रंथ में वर्णन है रामगिरी पहाड़ी। इसका रामगिरी पहाड़ी का वर्णन है। और संभवतः वो रामगिरी की पहाड़ी कौन है? ये रामगढ़ की पहाड़ी है। याद रखना इस मेघदूतम ग्रंथ में भी छत्तीसगढ़ी में क्या करेंगे? अनुवाद करेंगे। और कौन करेंगे? मुकुटधर पांडे जी। कौन करेंगे? मुकुटधर पांडे जी अनुवाद करेंगे छत्तीसगढ़ी में। आपको इतना याद रखना है। एक चीज याद रखना यार कि इस रामगढ़ की पहाड़ी में हमें मिलेगा 2-3 क्या मिलेंगे? गुफाएं। ये गुफाएं हमारे लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। याद रखनी इस गुफा को। इस गुफा का नाम है सीता बेंगरा की गुफा। कौन सी गुफा? सीता बेंगरा की गुफा। सीता बेंगरा की गुफा को याद रखना यार। ये क्या है? यहाँ है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला। सीता बेंगरा की गुफा में है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला। और यही रचना किया था किसने? भरत मुनि ने। किसने? भरत मुनि ने। किनकी रचना की थी? नाट्य शास्त्र की। किसकी रचना की थी? नाट्य शास्त्र की रचना की थी। कब की थी? 200 ईसा पूर्व की थी। तो सीता बेंगरा की गुफा कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी में। यहीं पर क्या है? विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। किस आकृति में है? अर्धचंद्राकार में है। किस आकृति में है? वहां जो मंच है जहां परफॉर्मेंस होता था नाटक का, किस आकृति में है? अर्धचंद्राकार में। यहीं पर जो नाट्य शास्त्र है उसकी रचना करेंगे भरत मुनि। कब? 200 ईसा पूर्व में करेंगे। यही याद रखना है। एक गुफा का नाम है, क्या नाम है जी इस रामगढ़ की पहाड़ी में? जोगी मारा की गुफा। कौन सी गुफा? जोगी मारा की गुफा, है ना। और इस जोगी मारा की गुफा में रहते थे कौन? जोगी जी धीरे धीरे क्या? जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी धीरे धीरे कौन करेंगे? ये डांसर लोग करेंगे। और डांसर का नाम कभी याद रखना नर्तक। एक थे नर्तक और एक थे नर्तकी, दोनों डांसर। इस नर्तक और नर्तकी का नाम है देवदत्त। क्या था? देवदत्त। नर्तकी का नाम था भैया सुतनुका। क्या था? सुतनुका। देवदत्त और सुतनुका ये दोनों कहाँ रहते थे? जोगी मारा की गुफा में। और इन दोनों के प्रेम गाथा का क्या मिलेगा? यहाँ वर्णन। क्या मिलेगा? वर्णन मिलेगा। तो देवदत्त और सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन कहाँ है पूछा? जोगी मारा की गुफा में। अब वर्णन है तो वर्णन किसी भाषा में होगा, है ना। वर्णन किस भाषा में होगा? किसी भाषा में होगा। और उस भाषा का नाम याद रखना, मतलब यहाँ कुछ क्या मिलेंगे हमको? कुछ भाषा मिलेगी, कुछ लिपि मिलेगी। और उस भाषा और लिपि को याद रखना यार, उसका नाम है, इस जोगी मारा में जो मिला है उसका नाम है
ब्राह्मी लिपि, क्या लिपि? ब्राह्मी लिपि। एवं कौन सी भाषा? पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। ये क्या है ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा की? इस लिपि और इस भाषा में क्या मिला है? अशोक का क्या मिला है? यहाँ अभिलेख मिला है। क्या मिला है? अभिलेख, या इसी को बोल देते हैं क्या जी? मौर्यकालीन अभिलेख मिला है। कौन सी कालीन? मौर्यकालीन अभिलेख। कहाँ मिला है? जोगीमारा की गुफा में। जोगीमारा की गुफा कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी। तो आपको रामगढ़ की पहाड़ी पढ़ना है तो इतना याद रखना है कि रामगढ़ महोत्सव हुआ 29-30 जून को 2026 को, आषाढ़ माह के प्रथम दिवस को सरगुजा जिले में होगा ये महोत्सव। उनके साथ साथ याद रखना, एक कालिदास को याद रखना, मुकुटधर पांडे को याद रखना, मेघदूतम ग्रंथ को याद रखना, जोगीमारा की गुफा याद रखना, सीता बेगरा की गुफा याद रखना, है ना? तो इतना सब याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्या है? वीबीजी राम जी। वीबीजी राम जी आप लोग को पता होगा कि मनरेगा का क्या ले रहा है? यार ये स्थान ले रहा है। मनरेगा को क्या करेगा? ये रिप्लेस करेगा। कौन? वीबीजी राम जी। और इसी के तहत ये वीबीजी राम जी है जो 1 जुलाई 2026 को क्या हो जाएगा भैया? लागू हो जाएगा। और ये जब लागू हो रहा है तो क्या लागू हो रहा है? नया मजदूरी दर भी क्या हो रहा है? लागू हो रहा है। मतलब मजदूरी दर में क्या हुआ? थोड़ा सा वृद्धि हुआ। और इसी क्रम में याद रखना कि हमारे छत्तीसगढ़ में तो पहले मतलब पूर्व में मिलता था 261 रुपए क्या प्रतिदिन। यदि आप मनरेगा में काम करेंगे तो 261 रुपए क्या मिलता था? प्रतिदिन मजदूरी दर मिलता था। किसके तहत? इस मनरेगा के तहत। वर्तमान में याद रखना, पूर्व की बात है, वर्तमान में याद रखना 39 रुपीज का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। कितने रुपए का? 39। और कितना हो गया जी? 300 रुपए हो गया। तो वर्तमान में मनरेगा मजदूरी दर, या यूं बोल दूं कि वीबीजी राम जी के तहत मजदूरी दर कितना है छत्तीसगढ़ की? 300 रुपए। यदि आप वीबीजी राम जी के तहत है ना रोजगार गारंटी में काम करते हैं तो आपको पर डे कितना मिलेगा? 300 रुपए मिलेगा। याद रखना यार, सर्वाधिक क्या? सर्वाधिक मजदूरी दर किस राज्य की है? हरियाणा की है। कितना रुपए? 409 रुपए। हरियाणा में सर्वाधिक 409 रुपए मिलेंगे। हमारे यहाँ 300 रुपए दिन का, और वहां 409 रुपए। सिक्किम के केवल 3 ग्राम पंचायत में 450 रुपए है, और बाकी ग्राम पंचायत में कितना रहेगा? 300 रुपए। वो अपवास रुपए 450। मैक्सिमम हरियाणा में 409। हमारे छत्तीसगढ़ को विशेष याद रखना कि 300 रुपए। वृद्धि कितना हुआ? 39 रुपए। इससे पहले कितना था? 261 रुपए। वीबीजी राम जी विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत मजदूरी दर किन लोगों के लिए है? अकुशल श्रमिकों के लिए है। किसके लिए? अकुशल श्रमिकों के लिए है ना। आपको इस काम को करने के लिए कुशल नहीं होना चाहिए यार। तो सुनिए, रापा चलाना है, फावड़ा चलाना है, कुदाल चलाना है, इसमें क्या कुशल है? कोई भी जाके खुदाई कर देगा है। इतना याद रखना आप वीबीजी राम जी के लिए। नीचे दिखाई नहीं दे रहा था क्या जी? देख लेना, ध्यान दे लेना। वैसे तो बोल भी तो रहा था, है ना। देखो, जनरल सुधीर कुमार शर्मा। ये कौन है जनरल सुधीर कुमार शर्मा भैया? ये है दुर्ग जिला के पाटन ब्लॉक के रानी तरई गांव के क्या? जनरल, यहां से बिलोंग करते हैं। पाटन ब्लॉक के व्यक्ति, रानी तरई गांव के व्यक्ति। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसे हाल ही में राष्ट्रपति ने क्या दिया है? अति विशिष्ट सेवा मेडल से क्या किया है? इसे सम्मानित किया है। तो अति विशिष्ट सेवा मेडल से कौन सम्मानित हुआ है? जनरल सुधीर कुमार शर्मा। कौन? जनरल सुधीर कुमार शर्मा। विशेष रूप से याद रखना, जनरल सुधीर कुमार शर्मा को राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के पाटन ब्लॉक के रहने वाले हैं। एक चीज और याद रखना है ना, ये जो सुधीर कुमार है इंडो रसियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड की क्या है? कार्यकारी निर्देशक।
कार्यकारी क्या है? अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी है एवं प्रबंध निदेशक। किसके? इंडो रसियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंधक निदेशक है ना, एवं प्रबंधक निदेशक है। कौन? ये जनरल सुधीर कुमार शर्मा। इतना याद रखना, इसे मेडल मिला है, अति विशिष्ट सेवा मेडल। इनके साथ साथ 21 पद पर और कार्यरत है ना। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के क्या है? कार्यकारी अधिकारी भी है और प्रबंधक निदेशक भी है। इतना याद रखना जनरल सुधीर शर्मा के संदर्भ में। देखिए छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल कार्बन कृषि जिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार। छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल कार्बन कृषि जिला किसे बनाने के लिए तैयारी किया जा रहा है? धमतरी को बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? मॉडल कार्बन जिला बनाने के लिए तैयारी किया जा रहा है। इसके लिए साझेदारी संस्था या किसके साथ MOU क्या बोलते हैं साइन हुआ है? साझेदारी संस्था किसके साथ साइन हुआ है? पृथु संस्था। नाम क्या है? पृथु, पृथु PR क्या है? PRITHU क्या है? एक क्लाइमेट टेक संस्था। क्या है ये? क्लाइमेट टेक संस्था। क्लाइमेट मतलब जलवायु, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, संस्था समूह संस्था है। इससे जलवायु परिवर्तन से संबंधित और तकनीकी रूप से उसको काम करता है। कैसे जलवायु परिवर्तन को रोका जाए, इस प्रकार काम किया उसके लिए पृथु काम करता है। इनके साथ साझेदारी किसने किया है? धमतरी जिला प्रशासन, धमतरी जिला प्रशासन। इसलिए याद रखना कि धमतरी में मॉडल कार्बन कृषि जिला का क्या किया गया है? पहला बन गया। अब ये आखिर जो मॉडल कार्बन कृषि जिला ये क्या है ना, बात आती है। तो सबसे पहले याद रखना इसमें दो चीज प्रमुख है कि पहला याद रखना कृषि कार्बन, मृदा कार्बन संवर्धन योजना या परियोजना। मृदा कार्बन संवर्धन परियोजना मतलब मृदा में किसको बढ़ाना है? कार्बन को क्या करना है? बढ़ाना है। और इसके लिए याद रखना हमने 80,000 हेक्टेयर को क्या किया है? चयन किया है कि हम 80,000 हेक्टेयर में मृदा कार्बन संवर्धन क्या करेंगे? मृदा में क्या करेंगे? कार्बन संवर्धन करेंगे। कितने चरणों में करेंगे? 2 चरणों में करेंगे। कितने चरणों में? 2 चरणों में। कैसे करेंगे? जैविक कृषि के माध्यम से करेंगे। कैसे? जैविक कृषि के माध्यम से करेंगे। किस माध्यम से करेंगे? प्राकृतिक कृषि के माध्यम से करेंगे। किस माध्यम से करेंगे? प्राकृतिक कृषि के माध्यम से करेंगे। इससे क्या होगा? मृदा में क्या होगा? कार्बन आएगा। क्या आएगा? मृदा में कार्बन आएगा। हवा क्या होगा? इससे प्रदूषण मुक्त होगा। हवा क्या होगा? इससे प्रदूषण मुक्त होगा। अरे ठीक है भैया, हवा क्या होगा? इससे प्रदूषण मुक्त होगा। देखिए आगे, तो सबसे पहले याद रखना हमने मॉडल कार्बन कृषि जिला किसे बनाया? धमतरी को। साझेदारी संस्था कौन है? साझेदारी संस्था है पृथु। ये क्या है? क्लाइमेट टेक संस्था है। इसके तहत हमने मृदा कार्बन को क्या करना है? उनको संवर्धन करना है और इसके लिए हमने चूज किया है 80,000 हेक्टेयर। ये मृदा कार्बन संवर्धन क्या है कि जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि करेंगे, रासायनिक खेती को घटाएंगे और मृदा में क्या करेंगे? कार्बन को संचित करेंगे। दूसरा याद रखना, इसमें दूसरा रूप से हम प्रयास करेंगे कि जो धान की खेती है ना, क्या? धान की खेती। तो धान की खेती के लिए AWD तकनीक को क्या करेंगे? अपनाएंगे। अब ये AWD तकनीक क्या है? A मतलब होता है अल्टरनेटिंग, अल्टरनेट। V मतलब होता है वेटिंग मतलब गीला और D मतलब होता है ड्राइंग। तो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मतलब कंटिन्यू गीला करेंगे और सुखाएंगे, गीला करेंगे और सुखाएंगे। मतलब इसमें हमको पानी को क्या नहीं करके रखना है? संचित करके नहीं रखना है। इससे क्या होगा? पानी की क्या होगी? बचत होगी।
कितने प्रतिशत? 30%। याद रखना धान की खेत से यार सर्वाधिक मीथेन का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, क्योंकि कंटिन्यू पानी भरा रहता है तो मीथेन का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इससे 30 से 35% या 30 से 40% किसमें कमी आएगी? मीथेन उत्सर्जन में कमी आएगी। मीथेन उत्सर्जन में कमी आएगी। मीथेन उत्सर्जन में कमी आ रही है। कार्बन क्या हो रही है? मृदा में क्या हो रही है? संचित हो रही है ना। हम रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, तो सॉरी जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? हमारे पास जो कार्बन क्रेडिट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? कार्बन क्रेडिट बढ़ेगा। तो कार्बन क्रेडिट क्या हो गया? इससे बढ़ेगा। और इस कार्बन क्रेडिट को हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या कर सकेंगे? बेच सकेंगे। क्या कर सकेंगे? बेच सकेंगे। और लगभग 250 करोड़ रुपए का क्या मिलेगा? हमें लाभ मिलेगा। हमको टारगेट मिला है, जैसे हमको 100 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन करना है, हम कम कर रहे हैं, 80 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। कोई देश को 100 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन करने को मिला है और वो 120 मिलियन टन कर रहा है, मतलब टारगेट से ज्यादा कर रहा है, मतलब उसको भरपाई करना पड़ेगा पर्यावरण क्षति के लिए। तो हम क्या कहेंगे? हम ना 20 मिलियन आप ले लो भैया, और उस 20 मिलियन के बदले हमको पैसा दे दो। तो वैसी बस ये लोग कार्बन को कम करेंगे सोच रहे हैं, और उसके बदले में क्या मुनाफा कमाएंगे? 250 करोड़ रुपए का क्या किया है? टारगेट रखा है। इतना याद रखना। पहला मॉडल कार्बन कृषि जिला, कौन है डायरेक्टर? धमतरी। कितना टारगेट है? ये 80,000 हेक्टेयर। इसमें याद रखना धान की खेती के लिए कितना टारगेट रखा है? 30,000 हेक्टेयर। कितना? 30,000 हेक्टेयर। उसके लिए 30,000 हेक्टेयर, इसके लिए 80,000 हेक्टेयर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यूसीसी लागू करने एवं प्रारूप बनाने हेतु समिति का क्या किया गया? छत्तीसगढ़ में गठन किया गया। आप लोग को पता होगा कि संविधान के लागू होते ही फर्स्ट राज्य जहां क्या लागू हुआ था? यूसीसी लागू हुआ था। कौन था भैया? गोवा था। कौन था? गोवा था। फर्स्ट राज्य जो कानून बनाकर क्या करेंगे? यूसीसी लागू करेंगे। वो कौन है भैया? उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। पहले संविधान के लागू होते ही लागू हुआ गोवा में, कानून बनाकर लागू किया उत्तराखंड में। अभी हाल ही में चौथा नंबर असम में भी क्या हो गया है? लागू हो गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी को लागू करने का क्या किया जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, है ना। इसलिए किया जा रहा है इसे, इसलिए किया जा रहा है ताकि जो है सभी नागरिकों के लिए क्या हो सके? एक समान क्या हो सके? कानून हो सके। एक समान कानून हो सके। अनुच्छेद 44 का क्या हो सके जी? अनुच्छेद 44 का अनुपालन हो सके। क्या हो सके? अनुपालन हो सके। यदि एक समान सिविल नागरिक संहिता लागू हो गया तो महिला पुरुष क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जैसे विवाह के लिए जो नियम कानून है, तलाक के लिए नियम कानून है, जो संपत्ति के लिए नियम कानून है, मतलब लैंगिक समानता को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। और इसके लिए हमने अध्यक्ष बनाया है। क्या बनाया है? अध्यक्ष बनाया है। मतलब किसकी अध्यक्षता में ये क्या कर रहे हैं? समिति गठन कर रहे हैं। ये हमारे लिए काम की। तो याद रखने इनका नाम है पूर्व न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश कौन है जी? देसाई। रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में अन्य 4 सदस्यों के साथ यूसीसी समिति का गठन किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि नागरिकों को एक समान कानून मिल सके, अनुच्छेद 44 का पालन हो सके, लैंगिक समानता लाई जा सके। इस प्रकार को कानून के माध्यम से पहले लागू करने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड। लेकिन संविधान लागू होने से पहले चल रहा था, संविधान लागू होने के समय कहाँ लागू था? गोवा में। इसको अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखो नेक्स्ट क्या? महत्वपूर्ण नियुक्तियां। हमको जानना है कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां कौन कौन सा हुआ है। ठीक है, तो देखिए भैया, तो राज्य महिला आयोग
के अध्यक्ष कौन बने हैं? श्रीमती ममता साहू जी। कौन बने हैं? श्रीमती ममता साहू जी को जो है राज्य महिला आयोग की क्या बनाया गया है जी? अध्यक्ष। ममता साहू, महिला क्या करती है? ममता दुलार क्या है ना, तो महिला आयोग की अध्यक्ष ममता साहू। आपको बताना है कि राज्य अनुसूचित जनजाति, जनजाति याद रखना रूप सिंह मंडावी। कौन? रूप सिंह मंडावी जो है जनजाति आयोग के क्या है? अध्यक्ष है। फिर याद रखना राज्य छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जाति में याद रखना रामलाल चौहान। कौन याद रखना है? रामलाल चौहान। ठीक है भैया, रामलाल चौहान याद हुआ। फिर याद रखना राज्य शिक्षा आयोग सुधीर गौतम। कौन है जी? सुधीर गौतम। सुधीर गौतम, सुधीर गौतम को क्या बनाया हमने? राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सुधीर गौतम। मछुआ कल्याण बोर्ड का याद रखना, मछुआ मतलब मछली है ना, और मछली मतलब केवट लोग पकड़ते हैं, केवट मतलब निषाद, तो कौन हो जाएंगे? निषाद जी। नाम है आनंद के साथ पकड़ेंगे मछली, आनंद निषाद जी। तो मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आनंद निषाद जी। तो छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड, केश मतलब क्या होते हैं? बाल, और बाल मतलब सेम, और सेम को बोल देते हैं श्रीवास। क्या बोलते हैं? श्रीवास। तो नाम है गौरी शंकर श्रीवास। तो गौरी शंकर श्रीवास कौन? केश शिल्पी कल्याण बोर्ड। योग शिक्षा को याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि योग शिक्षा को याद रखना, या योग को जो है समाज कल्याण विभाग से, कहां से? समाज कल्याण विभाग से कहां ला दिया गया है जी? चिकित्सा शिक्षा विभाग में क्या किया गया है? ला दिया गया है। पहले योग जो है किसमें आता था? समाज कल्याण विभाग में आता था। अब किसमें आएगा? चिकित्सा शिक्षा विभाग में आएगा। किसमें आएगा? चिकित्सा शिक्षा विभाग में आएगा। तो याद रखना है कौन है योग आयोग के अध्यक्ष? तो योग आयोग के अध्यक्ष याद रखना है संजय अग्रवाल। कौन? संजय अग्रवाल। ये है संजय अग्रवाल। तो संजय अग्रवाल को याद रखना योग आयोग के अध्यक्ष। योग को जो है समाज कल्याण विभाग से चिकित्सा शिक्षा में ट्रांसफर कर दिए। केश शिल्पी, केश मतलब श्रीवास, गौरी शंकर श्रीवास। मछुआ मतलब निषाद, तो निषाद याद रखना आनंद निषाद। शिक्षा आयोग, शिक्षा से सुधीर, स से सुधीर, स से शिक्षा है ना। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति में याद रखना मंडावी। मंडावी क्या है? जनजाति है, तो अनुसूचित जनजाति। जाति अनुसूचित जाति में याद रखना रामलाल चौहान। और महिला क्या करती है? ममता करती है, ममता साहू। नेक्स्ट देखिए क्या है? सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान। तो क्या है सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान? याद रखना ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं को पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने की अभियान। क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं को पात्र हितग्राहियों तक, है ना, वो पात्र हितग्राहियों तक क्या है? पहुंचाने की क्या ये अभियान है। याद रखना इस अभियान के तहत हम 31 कितना 31 कल्याणकारी योजनाओं को क्या करेंगे? घर तक क्या करेंगे? पहुंचाएंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, जैसे कि महतारी वंदन योजना।
इन सब को क्या करेंगे, घर तक पहुंचाएंगे। घर तक पहुंचाने के लिए बस्तर में चल रहा था यार, क्या चल रहा था, नियत नेल्ला नार, दंतेवाड़न जी, नियत नेल्ला नार योजना। इस नियत नेल्ला नार योजना को क्या बनाया गया है, आधार मॉडल बनाया गया है। मतलब इसी को मॉडल के तौर पे इसको दंतेवाड़ा में चलाया, बस्तर संभाग में चलाया हमने, और इसी के आधार पर हमने पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ के 23 जिलों में क्या किया गया है, इनका शुरुआत किया गया है। कितने जिलों में, 23 जिलों में इनका शुरुआत किया गया। मॉडल क्या है, नियत नेल्ला मॉडल पर अप्लाई करते हुए छत्तीसगढ़ के 23 जिलों में 31 कल्याणकारी योजनाओं को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान क्या है, शुरू किया गया है। इसके तहत 3 चरण में काम चलेगा। कितने चरणों में काम चलेगा, ये 3 चरण में काम चलेगा। पहला चरण है ना, कितने चरण में होगा, 3 चरण में होगा। पहला चरण याद रखना, पहला चरण, तो पहला चरण में क्या करेंगे, हम सर्वे करेंगे गांव में जाकर, एवं क्या करेंगे, डेटा मैपिंग करेंगे। दूसरे चरण में क्या करेंगे भैया, एक शिविर लगाएंगे, विशेष शिविर जो छूट गया उसके लिए, और जो उनको सेवा मिलना चाहिए उस सेवा का क्या करेंगे, सर्विस का क्या करेंगे, वितरण करेंगे। तीसरे में क्या करेंगे, सेवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसका क्या करेंगे, निगरानी करेंगे, उनका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, और कुछ गड़बड़ी हो गए उनका क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो ये जो है छत्तीसगढ़ सुघ्घर अभियान 3 चरणों में लागू होगा। पहले चरणों में सर्वे करेंगे, घर घर में जाकर मैपिंग करेंगे डेटा का, और दूसरे चरणों में शिविर लगाएंगे, भैया योजना का क्या लाभ हो, मतलब सेवा का क्या करेंगे, वितरण करेंगे। तीसरे चरण में करेंगे निगरानी करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और सुधार करेंगे। इस 31 कल्याणकारी योजना प्रदान करेंगे। मॉडल है नियत नेल्ला नार। 23 जिलों में क्या है इनका विस्तार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 31 ये बहुत। नेक्स्ट देखिए क्या है, महानदी जल विवाद। तो महानदी जल विवाद को याद रखना, ये महानदी में पानी के लिए क्या है जी, झगड़ा। विवाद मतलब क्या, झगड़ा। तो झगड़ा किनके बीच में होगा, जहां महानदी जाएगा, और महानदी कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ से, प्लस कहां, तो उड़ीसा। तो 2 राज्यों के मध्य जो विवाद है, झगड़ा है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के मध्य, इसके लिए महानदी जल विवाद, महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल का क्या हुआ है, गठन हुआ है। क्या हुआ है, गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष है भैया याद रखना, इसी को याद रखना है आपको विशेष रूप से, बेला एम त्रिवेदी। कौन, बेला एम त्रिवेदी जी महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल की क्या है, अध्यक्षता है। इसने अल्टीमेट दिया है कि यदि ससुरे आप लोग इस महीने तक क्या नहीं कर पाओगे, झगड़ा का सलूशन नहीं निकाल पाओगे, तो मैं अपना क्या करूंगा, अल्टीमेट फैसला दे दूंगा। ये किसने कहा है, बेला एम त्रिवेदी। क्यों, क्योंकि इनके झगड़ा के निराकरण के लिए कौन बना अध्यक्ष, यही बना, यही फैसला सुनाने के लिए। आप आपसी अपने रजामंदी से सुलझा लीजिए, नहीं तो मैं जो निर्णय दे दूंगा ससुरे वो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो बेला एम त्रिवेदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मध्य महानदी जल विवाद। आपको याद रखना है कृषक उन्नति योजना का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। विस्तार कैसे हुआ है, पहले कृषकों को प्रति एकड़ क्या मिलता था, 10,000 रुपए। कितना मिलता था, 10,000 रुपए, ऐसे लिख लेते हैं 10,000 रुपए, है ना, कितना मिलता था, 10,000 रुपए। इसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। कितना हुआ है, वृद्धि, 5,000 रुपए का वृद्धि हुआ है। अब 5,000 रुपए क्या मिलेगा, प्रति एकड़, सॉरी 5,000 रुपए वृद्धि होकर कितना मिलेगा, 15,000 प्रति एकड़। तो 15,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा। इसमें वृद्धि हुआ, कृषक उन्नति योजना का क्या हुआ, विस्तार हुआ। ये विस्तार कैसा है, यदि आप पहले धान लेते थे, प्रावधान का इसमें, यदि आप पहले क्या लेते थे, धान, तो धान के फसल, धान के खेतों में अन्य खरीफ फसल
बोने पर यदि आप धान पिछले बार लगाए थे और उस खेत में धान के अलावा कुछ अन्य फसल ले रहे हैं, तब इस योजना का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। या आप अपने खेत में क्या लगा रहे हैं? दलहन लगा रहे हैं, जैसे मूंग उड़द, तिलहन लगा रहे हैं, जैसे सोयाबीन, जैसे लगा रहे हैं आप मक्का, या फिर लगा रहे हैं कोदो, कुटकी, रागी, है ना, और एक चीज याद रखना, कपास, तब आपको लाभ मिलेगा कृषक उन्नति योजना। तो कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने तो सबसे आपको धान का खेत में अन्य फसल बोना पड़ेगा, या आपके पास होनी चाहिए दलहन हो या तिलहन। दलहन की तिलहन में सोयाबीन भी आ सकता है ना, तिलहन में मूंगफली भी आ सकता है, दलहन में क्या आएगा? दलहन में अरहर भी आ सकता है, दलहन में मूंग उड़द आ सकता है, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास। इसका उद्देश्य क्या है? कृषक उन्नति योजना का विस्तार करने का क्या उद्देश्य है कि कृषकों की आय को क्या करनी है? कृषकों की आय को क्या करनी है? वृद्धि करनी है। कृषकों की आय में क्या करनी है? वृद्धि करनी है। इनके साथ साथ देखो अलग अलग फसल को बोने के लिए बोल रहे हैं। फसल विविधीकरण को क्या करना? प्रोत्साहित करना। क्या करना? फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना। इनके अलावा सबसे हम क्या बोलते हैं? बार बार धान बोलते हैं ना। धान की खेती क्या कर रहे हैं? तो धान के रकबा को क्या करना है? हमें कम करना है। धान के ऊपर ही आश्रित है हम ज्यादा, तो इनको भैया कम करो। धान बस में जी जाओगे क्या? ससुरे तेल का रेट बढ़ रहे हो तो सोयाबीन का खेती करो, है ना, चना का खेती करो, अरहर का खेती करो, बाकी का भी खेती करो, पर धान बस में नहीं जी पाएंगे, इसलिए धान के रकबा को कम करना, लेकिन किसानों के आय को बढ़ाना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना का क्या किया है? विस्तार किया गया, जिसके तहत 10,000 रुपए प्रति एकड़ जो मिलता था उसमें 15,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है 5,000 वृद्धि के साथ। आपको फसल याद रखना, धान के अलावा अन्य फसल होने पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास। तो इतना याद रखना भैया, जून माह के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में 1 जून से लेकर आपको लगभग 7 से 8 जून तक की क्या इसमें करंट अफेयर्स। अब नेक्स्ट फिर वीकली लाएंगे और वीकली करते करते 4 वीक होगा और इन 4 वीक का लास्ट में क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।